नमस्कार दोस्तों। मैं अरुणेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के सेशन में। लास्ट सेशन में हमने शाहू जी के बारे में पढ़ा था और अब आज हमें शाहू जी के बाद क्या हुआ उस बारे में जानना है। तो शाहू जी के बाद राजा राम द्वितीय, उनके बाद शाहू द्वितीय, उनके बाद प्रताप सिंह और सबसे अंतिम में अप्पा साहब छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी होते हैं और यही सबसे लास्ट के छत्रपति होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इनके बारे में और जानते हैं। तो शाहू जी के बाद राजा राम द्वितीय, इन्हें राम राजा भी कहा जाता है, अगले शासक बनते हैं 1749 में और इनका शासनकाल 1749 से 1777 तक रहता है। जो शाहू जी थे उनका कोई पुत्र नहीं था। अब जब उनको कोई पुत्र या पुत्री ही नहीं है तो अगला उत्तराधिकारी कौन बने। और दिन ब दिन शाहू जी की उम्र ढलती जाती है और जब ये बूढ़े हो गए तो उनके सामने यह प्रश्न बहुत जोरों से आया कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन अगला शासक बनेगा और कौन शासन चलाएगा मेरे बाद। और इस कंडीशन में इनको अपनी चाची ताराबाई जी की याद आती है। और जो ताराबाई जी हैं उनका एक पोता था, मतलब ताराबाई का बेटा शिवाजी द्वितीय और अब शिवाजी द्वितीय का पुत्र जो ताराबाई का पोता हुआ उसका नाम ही राजा राम द्वितीय या फिर राम राजा था। तो अब शाहू जी क्या करते हैं, वो ताराबाई जी से मिलते हैं और कैसे उत्तराधिकार के प्रश्न में वो फंस चुके हैं उस बारे में बताते हैं और आग्रह करते हैं कि पुरानी बातें जो भी हैं उन पर उन सबको भुलाते हैं, उस पर मिट्टी डालते हैं और आपका जो पोता है उसको मैं अगला उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। कुछ भी हो पर है तो वो हमारे ही वंश का, हमारे ही कुल का, तो मैं उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, और अपना अगला उत्तराधिकारी बनाता हूं। तो ताराबाई इस बात पर सहमति जताती हैं और वह मान जाती हैं। तो ताराबाई का पोता मतलब शिवाजी द्वितीय के पुत्र जिसका नाम राजा राम था, राजा राम द्वितीय या फिर राम राजा था, उसको फाइनली साहू जी अपना दत्तक पुत्र बना लेते हैं और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अब क्या होता है, अब समय निकलता है और जब शाहू जी की मृत्यु हो जाती है 1749 में, तो राजा राम द्वितीय को अगला शासक घोषित कर दिया जाता है। तो राजा राम द्वितीय के शासन काल में एक महत्वपूर्ण काम जो था वह यह था कि वो उस टाइम क्या हुआ था, संगोला की संधि हुई थी। तो इनके समय में संगोला की संधि हुई 1750 में और ये संधि राजा राम द्वितीय तथा तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। ये बालाजी बाजीराव बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इस संधि के तहत छत्रपति की शक्तियां जो हैं वे पेशवा के हाथ में चली जाती हैं। एक्चुअली बात कुछ ऐसी थी, जो राजा राम द्वितीय थे वे अल्पवयस्क थे और छोटे होने के कारण से वे अपने हिसाब से सही शासन नहीं कर पाता। तो अल्पवयस्क छत्रपति राजा राम द्वितीय की अयोग्यता के कारण ये संगोला की संधि हुई। तो ये संधि बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजा राम द्वितीय के साथ हुई। तो इस संधि के तहत जो छत्रपति है वो तो अल्पवयस्क है, तो अब जो भी छत्रपति की शक्तियां हैं वह पेशवा के हाथ में रहेगी। समस्त राज की शक्ति संगोला के समझौते के अनुसार पेशवा को हस्तांतरित हो गई और शासकीय केंद्र सतारा की अपेक्षा पुणे निर्धारित किया गया। तो इस संधि के तहत अब क्या हुआ, जो भी शक्तियां छत्रपति की थी वह पेशवा के हाथ में आ गईं। और इस संगोला की संधि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी था कि जब राजा राम द्वितीय जब शासक बनते हैं तो वो तो छोटे थे, तो जो ताराबाई होती हैं वे शासन प्रशासन करना चालू करती हैं, मतलब अब वो ही डिसीजन लेने लगती हैं। तो ये पेशवा लोगों का भी यही सोचना था कि कैसे हम ताराबाई के पावर को कम करें, कुल मिला के छत्रपति को कैसे पूर्ण रूप से महत्वहीन कर दें। यही मेन रीजन था संगोला की संधि का। तो अब पेशवा शक्तिशाली हो गया और छत्रपति नाम मात्र का शासक रह गया।
पेशवा अब सर्वोपरि हो गया और पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया। इसे पेशवाओं के लिए राजनैतिक क्रांति कहा जाता है। तो याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है राजनीतिक क्रांति के बारे में। इन्हीं के समय में एक बात और हमें याद रखना है कि इन्हीं के शासन काल में ही पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। और ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वह 1761 में लड़ा गया था और यह अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। तो ये बात याद रखेंगे, इनके बारे में बस इतना ही जानना है। अब इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और अब शाहू जी द्वितीय अगले शासक बनते हैं। तो शाहू द्वितीय का शासनकाल 1777 से 1808 तक रहता है। तो शाहू द्वितीय के शासनकाल में छत्रपति की जो बची हुई कुछ शक्तियां थी वे मात्र 17 तक ही रह गईं। शाहू जी द्वितीय के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 तक चला और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 तक चला लड़ा गया था। ये याद रखने वाली बात है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वह राजा राम द्वितीय के शासनकाल में ही चालू हो गया था, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो 1775 में स्टार्ट हुआ और शाहू जी द्वितीय तो 1777 में शासक बने। तो बस शाहू जी के बारे में हमें इतना ही जानना है और यही बातें याद रखना है कि इनके शासन काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और जो शाहू जी द्वितीय के शासन काल में ही छत्रपति की शक्तियां 17 तक ही सीमित हो गई थी। तो बस शाहू जी के बारे में इतना ही याद रखना है। अब शाहू जी द्वितीय के बाद प्रताप सिंह अगले शासक बनते हैं 1808 में और उनका कार्यकाल 1808 से 1839 तक चलता है। इस कार्यकाल में क्या होता है, अंग्रेज हावी होते जाते हैं। इस कार्यकाल में जो छत्रपति था वह पूर्ण रूप से महत्वहीन हो चुका था, उसका अस्तित्व ही कहीं नजर नहीं आ रहा था और पूर्ण शक्ति जो भी थी वे पेशवा के हाथों में ही सम्मिलित थी और ये शक्तियां अब धीरे धीरे पेशवा से अंग्रेजों की ओर जाने लगी और अंग्रेज मजबूत होते गए और इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अब जब 1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है जिसमें मराठों को बहुत बुरी शिकस्त मिलती है, तो बाजीराव द्वितीय जो है उनका पतन हो जाता है। तो अब अंग्रेज क्या करते हैं, प्रताप सिंह को फिर से वहां का शासक बनाते हैं और प्रताप सिंह को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो उन्होंने प्रताप सिंह को अपने कंट्रोल में रखते हुए, अपने संरक्षण में रखते हुए फिर से 17 की गद्दी पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम हमारा प्रतिनिधित्व करोगे। इस तरह से अंग्रेज अपना शासन जमाते हैं और मराठों के ऊपर कंट्रोल करना चालू कर देते हैं। तो प्रताप सिंह अंग्रेजों के अधीन रहते हुए 17 के शासक बनते हैं। इसी बीच क्या होता है, 1839 में प्रताप सिंह पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है, उसे 17 की गद्दी से हटा दिया जाता है। अब जो अंग्रेज थे वो तो इस सोच में ही थे कि कैसे सब कुछ हड़पा जाए। तो अंग्रेजों ने बोला किससे, प्रताप सिंह से, कि तुम गलत काम कर रहे हो, हमारे मुताबिक काम नहीं करते, और राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 17 से हटा दिया जाता है और बनारस भेज दिया जाता है। और इसके बाद जो अंग्रेज हैं वह धीरे धीरे कब्जा करना चालू करते हैं और सब कुछ अपना बना लेते हैं और बनारस में ही रहते रहते 1847 ईस्वी में प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो बस प्रताप सिंह के बारे में हमें इतना ही जानना है। अब जब 1839 में प्रताप सिंह पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें हटाया गया, तो अब इनके दत्तक पुत्र अप्पा साहब को अगला शासक बनाया जाता है। तो अब अगले शासक बनते हैं अप्पा साहब 1839 में और इनका कार्यकाल 1839 से 1848 तक चलता है। ये जो अप्पा साहब हैं इनको प्रताप सिंह ने गोद लिया था। ये प्रताप सिंह के वास्तविक संतान नहीं थे बल्कि दत्तक पुत्र थे और ये जो अप्पा साहब हैं यही अंतिम छत्रपति सिद्ध होते हैं और इनके बाद मराठा पूरी तरह से ढह जाते हैं। ये जो अप्पा साहब का शासनकाल है ना, इसी के समय में सन 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी है
वह भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। और इसी लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी जिसका नाम है हड़प नीति, और इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। इसके अनुसार क्या था कि अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। और इसी सिद्धांत के बलबूते पर लॉर्ड डलहौजी ने बहुत से राज्यों का ब्रिटिश राज्य में विलय कराया और बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। इसके तहत इसने जैतपुर और संबलपुर को हड़पा, बघार को हड़पा, उदयपुर हड़पा, झांसी और नागपुर भी इसी के तहत हड़पा गया था। और इसी नीति का शिकार हुआ था सतारा भी। हड़प नीति के अनुसार यह था कि जो रियासतें जो मुगलों या पेशवा के अधीन थी और अंग्रेजों को कर देती थी और वे अंग्रेजों के अधीन थी, इस श्रेणी के राज्य के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि वे उत्तराधिकारी गोद लेने से पहले सरकार से सहमति प्राप्त करें। तो किसी को भी अगर बच्चे को गोद लेना है तो उसको ब्रिटिशर से पूछना पड़ेगा पहले, फिर गोद लेंगे। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक जो रियासत है जो कि मुगलों या फिर पेशवा के अधीन है, तो उनके ऊपर क्या थे, अंग्रेज थे। और ये जो मुगल या पेशवा की जो भी रियासतें थी वह क्या करती थी, वह अंग्रेजों को कर दिया करती थी कि हाँ भाई हम अपना राज्य यहाँ पे चला रहे हैं और इसके बदले में हम तुमको इतना कर देते हैं। मतलब सबसे ऊपर हो गए अंग्रेज, और अंग्रेजों के ही कहने पर ये पेशवा और मुगल राज कर रहे थे उस टाइम। तो इस पे इन्होंने लॉर्ड डलहौजी का ये था कि अगर कोई भी रियासत है और अगर उसका जो शासक है वहां, और अगर उसका कोई बच्चा नहीं है और वो अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, किसी को अपना दत्तक पुत्र बनाना चाहता है, तो इसको पहले ब्रिटिशर से पूछना पड़ेगा, तभी वह उसका दत्तक पुत्र मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी में क्या होता है, ये जो अप्पा साहब हैं इनके भी कोई संतान नहीं थी और इन्होंने भी एक बच्चे को गोद लिया था। अब जब अप्पा साहब की मृत्यु हो जाती है तो अगला उत्तराधिकारी तो यही दत्तक पुत्र हुआ। पर इसी टाइम ब्रिटिशर्स ये आरोप लगा देते हैं कि अप्पा साहब ने हमसे पूछा ही नहीं था, हमसे परमिशन ही नहीं ली थी और बिना बताए ही बच्चे को गोद ले लिया था। इस कारण से हम इस बच्चे को उसका उत्तराधिकारी नहीं मानते और सतारा का शासक नहीं मानते हैं। और यही बोलकर सन 1848 में सतारा का विलय ब्रिटिश कॉलोनी में हो जाता है। और इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में सतारा का विलय ब्रिटिशर्स के जो साम्राज्य उसमें सतारा का विलय होता है और सतारा का पतन हो जाता है। सतारा अब पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो जाती है। सतारा जो है वह लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य था। सन 1848 में ही सतारा का विलय हो गया था। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों का पतन होता है और अंत होता है। अगले सेशन में हम पेशवा के बारे में पढ़ेंगे और आगे चलकर पानीपत की तृतीय लड़ाई के बारे में भी जानेंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। जाते जाते आप सभी के लिए 4 लाइन मैं आपको बता दूं, यह लाइन मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, मैंने भी इसे कहीं से पढ़ा है, तो सुनिएगा। धीरज रख, एक वक्त तेरा भी आएगा, यह जमाना तेरा और सिर्फ तेरा हो जाएगा। अभी तो गहरे पानी में उतरकर मोती चुनने हैं तुझे, बेडौल उस पत्थर से मूर्ति तराशनी है तुझे, मेहनत की छेनी से पत्थर को तोड़ पाएगा, धीरज रख एक वक्त तेरा आएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत आभार आपका अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।